नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ श्रृंखला पांडे और पांडे से। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम पेज नंबर 24 पांडे और पांडे से अध्ययन करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हम 23 तक अध्ययन कर चुके हैं। आइए देखें पार्ट नंबर 5 और पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में देखेंगे हिंदी और उसकी भाषाओं तथा बोलियों। तो हिंदी की बोलियां, हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। अपभ्रंश में सौर श्रेणी अपभ्रंश, उपभाषा बोली। उपभाषा में पहले आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या है? आकार बहुल और उकार बहुल। आकार बहुल के अंतर्गत क्या है? कौरवी, हरियाणवी या बांगुरी इसी कहते हैं। ये बांगरू पूछा जाता है परीक्षा में, और बांगरू पूछ करके पूछ दिया जाएगा कि यह किस बोली के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत तथा हरियाणवी बोली है। ठीक है, इसको बांगुरी भी कहते हैं। दक्षिणी इसका आप जो ट्रिक है नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा हदकव। ठीक, ह से हरियाणवी, द से दक्षिणी और ख से कौरवी। उकार बहुला में देखेंगे, उकार बहुला में क्या है? उकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत टवर्ग बहुला, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। इसको हम कहते हैं मेज मामा। मेज मामा मतलब मे से मेवाती, जैसे जयपुरी या ढूंढाड़ी, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ये तीनों है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये तीन आते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको हम लोग अवच कहते हैं। अवच मतलब अ से अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। मागधी अब भ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी, और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, तो भम कह सकते हैं, भ से भोजपुरी, म से मगही और म से मैथिली। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां ताजुबिक्के तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम है, उनकी उपबोलियां निम्नांकित हैं। बोली है हरियाणवी, अन्य नाम बांगरू, देशवाड़ी, उपबोलियां है जाटू या चमरवा। ठीक है, आइए देखते हैं पेज नंबर 25 पर। ब्रजभाषा के अंतर्गत अंतर्वेदी, भुक्सा, जादूवाटी, डांगी पेज नंबर 25 पर ही है। बुंदेली, बुंदेलखंडी, पावरी, बनाफरी, लोधांती, निवट्टा। अवधि के अंतर्गत कोसली, बैसवाड़ी और जोलाहा, गोहर, जुंडर। कौरवी के अंतर्गत खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी के अंदर खलटाही, लरिया। बघेली के अंदर रिवाई और निबट्टा। ठीक है, ये ध्यान रखे रहे, बघेली के अंतर्गत रिवाई और निबट्टा। डिंगल भांड भाषा, डिंगल नाग भाषा। ठीक है, ये डिंगल और पिंगल याद रखे रहेगा कि भांड भाषा और नाग भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियां। ठीक है, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण तथा कर्ता निम्नांकित। बोली, नामकरण, कर्ता। इसमें से एक प्रश्न जानते रहेगा, पूछने की उम्मीद रहती है। कौरवी नामकरण करता है राहुल साकृत्यायन। ब्रजबोली स्वचंद्र गुप्त। राजस्थानी ग्रियर्सन। डिंगल बांकीदास। बिहारी ग्रियर्सन। भोजपुरी रेमंड। मैथिली हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, यह आपका है विशिष्टता, बोली और बोली क्षेत्र। ठीक है, तो ओकार बहुला बोली में नंबर 1 है ब्रजभाषा। बोली क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुरी, करौली। नंबर 2 बुंदेली है।
उत्तर प्रदेश झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। मध्य प्रदेश सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कनौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। मारवाड़ी के अंतर्गत जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी के अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी तथा मालवी, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। तो हम लोग आकार बहुला देखते हैं। आकार बहुला में नंबर 1 है कौरवी, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। फिर आते हैं पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 में क्या है? पेज नंबर 26 देखिए। पेज नंबर 26 में दक्षिणी बोली के अंतर्गत दक्षिणी भारत में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। ठीक है। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत नंबर 1 अवधि, नंबर 2 बघेली। अवधि में कौन कौन आएगा? अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। बघेली के अंतर्गत रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर। इसमें आपको रीवा, इलाहाबाद, जौनपुर, अयोध्या और लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद। ठीक है, ये ध्यान देने हो। और बघेली में रीवा और जबलपुर। ठीक है, मिर्जापुर भी ध्यान रखे रहिएगा क्योंकि मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में आता है। तो रीवा और जबलपुर ये जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इकार बहुला भोजपुरी है। भोजपुर, शाहबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। ठीक है। हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा में। इसमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 100% पूछा ही जाता है। देखिएगा, नंबर 1 है ब्रजभाषा। सौरसेनी के अंतर्गत अवधि है। अवधि क्रम में अर्धमागधी, कौरवी, सौरसेनी और भोजपुरी, मगधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, कौरवी को पश्चिमी हिंदी कहते हैं और भोजपुरी में बिहारी हिंदी। ठीक है। और ओकार बहुला ब्रजभाषा में अवधि में आकार बहुला होता है, कौरवी में आकार बहुला होता है और भोजपुरी में आकार बहुला। नंबर 4, चारों का एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। आगे देखते हैं स्वर ह्रस्व दीर्घ। अवधि में स्वर अति ह्रस्व ह्रस्व कुल 2 होते हैं। स्वर ह्रस्व और दीर्घ कौरवी में होते हैं। भोजपुरी में स्वर अति ह्रस्व ह्रस्व और दीर्घ 3 होते हैं। 5वां ब्रजभाषा में कुछ नहीं, व्यंजनांत बोली है अवधि में। कौरवी में भी कुछ नहीं है, भोजपुरी में व्यंजनांत बोली है। अड़ के बदले न शब्द के मध्य र का लोप। ठीक। अंगर स के बदले स और ल और ड़ के स्थान पे र। ठीक है, भोजपुरी के अंतर्गत स 8वां नंबर स और कटकोड़ वाला स के अंतर्गत छोटा वाला स। और भाषा के अंतर्गत और ल के बदले र अवधि में। कौरवी का खाली है और बड़ा श और ब के स्थान पे है। 9वां य व यथावत रहते हैं। य व के बदले ज उ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यजमान के स्थान पे जजमान होता है। ठीक है। ड़ ध्वनि नहीं होती भोजपुरी में। ठीक। इसके बाद 10वां ए औ मूल स्वर हैं ब्रजभाषा में। अवधि में ए औ के बदले ऐ औ। ध्यान रख रहेगा 10वां वाला पॉइंट। ठीक है, कि ब्रजभाषा में ए ओ मूल स्वर हैं और अवधि में ए आई और औ के बदले आई औ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ब्रजभाषा में 11वां अविभिन्न ध्वनि। असमृद्ध ध्वनि अवधि में अर्ध विभिन्न ध्वनि है और अर्ध विविध ध्वनि है इसमें भोजपुरी और कौरवी। ठीक है, इसमें समान है, लेकिन ब्रजभाषा और अवधि में भी अब ब्रजभाषा विभिन्न है और अ में समृद्ध है। ठीक है। आइए पेज नंबर देखते हैं 27 पे। 27 पे नई टॉपिक है लिप। लिप के बारे में देखते हैं। इससे टीजीटी में भी पिछली बार क्वेश्चन लगभग लिप से एक क्वेश्चन सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं।
तो ध्यान देने योग्य बात है। पेज नंबर 27 पे लिपि। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे भी वर्ण कहलाते हैं। यानी जो आ इ ई लिखे जाते हैं वो आ इ ई जैसे लिखा गया, तब इसके लिए क्या होता है, एक चिन्ह जैसे निर्धारित किए जाते हैं। इन चिन्हों, मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं कि कैसे लिखे जाएंगे, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लिपि होती है कि किस लिप मतलब कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका क्या है। तो जो एक उनके लिए चिन्ह जो निर्धारित किए गए हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और वर्णों के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, और उन चिन्हों को क्या कहते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं ये चिन्ह, वे क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ठीक, जैसे कभी हमने दिखाया कि ई का मात्रक चिन्ह जो है एक खड़ी पाई आगे से बढ़ाई, तो उसी तरीके से अब उसको लिखा कैसे जाए, कि किस क्रम में किस पद्धति में लिखा जाएगा। तो जो लिखने का होता है इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं उसको। ठीक है आगे देखिए, लिप विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है। चित्रलिप, प्रतीक लिप, भाव लिप और ध्वनि लिप। ठीक है, ध्वनि लिप को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक अक्षरात्मक लिप और एक वर्णात्मक लिप। ठीक, तो अक्षरात्मक लिप, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। वर्णात्मक लिप, रोमन लिप वर्णात्मक है। आगे देखते हैं, भारत के प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, सिंधु घाटी लिप, खरोष्टी लिप, ब्राह्मी लिप। सिंधु घाटी लिप के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के मांडगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलों पर प्राप्त हुई है। ठीक है, डेंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिप को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट, इसको ध्यान देने वाली बात है, ये ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट, ठीक है, डेंजर महोदय, ठीक, ने सिंधु लिप को ट्रांजिशनल लिप कहा। मतलब भाव ध्वन्यात्मक लिप। सिंधु घाटी लिप की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वान तथा ध्वनि चिन्ह संख्या, हंटर ने 253, लंगन ने 228, गाइड एवं स्पीत ने 396। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी, पंजाब के यूसुफजई जिला और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि जो है वह अशोक के अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 क्या है, पेज नंबर 28 पर है कि खरोष्टी लिपि के नामकरण संबंध में भी विभिन्न मतलब विद्वानों का मतभेद है। विद्वान है और अभिमत है। चीनी कोश फा वांग चून लिन के अनुसार अभिमत जो है वह खरोष्ट नामक व्यक्ति से डॉक्टर राजबली पांडे, ठीक है, खर गधे के ओष्ठ के समान, जो गधे का ओट होता है कारण उसके समान हुआ है। डॉक्टर सुनील चटर्जी ने खरोष्ट शोध में खरोष्टी बनाया है। ठीक है, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण यानी 511 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बरड़ी गांव के शिलालेख में मिलता है। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्न है। ब्राह्मी द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फास्वान सोलिन के अनुसार ब्रह्म नामक आचार के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं, यह भारतीय लिपि है, यह विदेशी लिपि। दो निश्चित है कि विवाद के केंद्र में आएंगे। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित है। विद्वान एडवर्ड थॉमस यह मूल रूप से आविष्कारक इसके द्रविड़ है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। CR श्याम शास्त्री के अनुसार सांकेतिक चिन्हों में व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउन कनिंघम ब्लसन आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई, इस वर्ग के भी अनेक मानने वाले हैं। पेज नंबर 29 पर देखते हैं कि कौन कौन है जो उस लिपि को मानते हैं। पेज नंबर 29 पर है डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स पेसेफ सेनार्ट, यूनानी या फोंसी से उत्पन्न डॉक्टर बुलर, डॉक्टर डेविड डेरिजर,
उत्तर सामी से उत्पन्न, टेलर डीके कैनन दक्षिण सामी से उत्पन्न, वेबर फेनेफे जेनसन फेनिसियस से उत्पन्न। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि 9 स्वर और 32 व्यंजन ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, 41। ब्राह्मी लिपि के विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास दक्षिणी शैली में, उत्तरी शैली में। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। ब्राह्मी लिपि देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पे एक दक्षिणी शैली, एक उत्तरी शैली। ठीक है, उत्तरी शैली देखिए गुप्त शैली। ये क्रम इस तरीके से पूछता है कि क्रम कैसे, इसका विकास क्रम क्या है। ब्राह्मी लिपि में उत्तरी शैली, उत्तरी शैली में गुप्त शैली 4वीं-5वीं सदी है। और इसके बाद जो है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि कहा जाता है। अब यह कुटिल लिपि 2 भाग में बटी, एक देवनागरी और एक शारदा लिपि। ठीक है, तो देखते हैं फिर। देखिएगा, सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से जानी जाती है। ठीक है, सन 588-89 ईस्वी में बोधगया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। ठीक है, देवनागरी लिपि। आइए, ये इंपॉर्टेंट है देवनागरी लिपि, जहां से आपका प्रश्न बनता है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। ठीक है, और फिर इसके बाद गुप्त लिपि से फिर कुटिल लिपि हुई। फिर कुटिल लिपि से भी 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। ऑप्शन में शारदा लिपि भी रहेगी, तो आप जानते रहिएगा कि देवनागरी के बाद क्या होता है। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। दूसरा है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। ठीक है, ये जानते रहिएगा कि नगरों में प्रचलित नाम से भी देवनागरी लिपि पड़ा है। उसमें दे देगा कि एक कारण नहीं है। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त को देव और कारण उसको देवनागरी कहा गया। श्री आर श्याम शास्त्री, पेज नंबर आइए देखते हैं 30 पर। पेज नंबर 30 क्या है? श्री आर राम श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमा बनने के पूर्व उसकी उपासना सांकेतिक चिन्ह द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते। ये वे यंत्र हैं देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाते, इसी से उनका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। गुजरात के 54वां पॉइंट है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों पर नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। इस चीज को जानते रहिएगा कि देवनागरी का सर्वप्रथम कहाँ पर, राजा जयभट्ट की 7वीं-8वीं शताब्दी। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि अक्षरिक है, इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, इसलिए एक वैज्ञानिक भी हो जाती है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप देखते हैं सी को क, च, स के नाम से पुकार दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क को क के ही पुकारेंगे, ख को ख से ही पुकारेंगे। देवनागरी की वर्णमाला वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सुधार, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपनी पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों की फांट, जिसे तिलक फांट भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाले कि 190 टाइपों का एक फांट बनाते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंदियों ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अंग इ अड़ न म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, यह प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जानते रहिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं के व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने प्रस्ताव दिया। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महा प्राण बदल वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है,
कि किस अधिवेशन में इंदौर के यह कहा गया कि नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया जाए। तो किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व। नागरिक लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे, ये जानते रहिएगा। सम्मेलन में कुल जो है 14 सुझाव, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर है 14 सुझावों को क्या नाम है स्वीकार किया गया था। ठीक, आगे देखिए। नागरिक सभा ने सन 1945 में नागरिक लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव, ध्यान रखे रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरिक लिपि सुधार संबंधी जहां विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। लखनऊ में किसका गठन होता है? लिपि सुधार परिषद का गठन किया। विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। ये ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जो लिपि सुधार परिषद की जो बैठक हुई पहले, उसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। ठीक है, उपराष्ट्रपति उस समय थी। आगे देखिए, डॉक्टर सुनील चटर्जी के कतिपय प्रयत्नों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। आगे देखिए, राजभाषा 14 सितंबर 1949, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान रखिए रहिएगा कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में एमआरएस का एग्जाम गया, उसमें ये प्रश्न पूछा था। भारत संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक राजभाषा है? भाग नंबर अध्याय 17 समझिएगा, और लेसन नंबर आप पार्ट 17 समझिए, और उसमें लेसन जैसे 343 से लेकर 351 में ये सारी चीजें वर्णन है, यानी भाग 17 अनुच्छेद 351 सॉरी 343 से 351। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है और इसमें कौन कौन से हैं? 22 असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। आप लोग क्या करिएगा, पहले ऐसे आप एक नक्शा बना लीजिएगा। ठीक है, और नक्शा बनाने के बाद फिर उसमें अलग अलग जहाँ पे जो क्षेत्र हो, इससे क्या है, असमिया है, ठीक है, बांग्ला है तो आप इधर दिखा दीजिएगा, इसके बाद गुजराती है, ठीक, तो आप इस साइड को दिखा दीजिएगा। कन्नड़ कश्मीरी है, ये दिखा, कन्नड़ है यहाँ दिखा दीजिए। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या रहेगा, दिमाग में फ्रेम बनेगा, याद भी होगा। तो मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली। और आगे देखते हैं, 19 नंबर सिंधी, 20 तमिल, 21 तेलुगु, 22 उर्दू। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं। संविधान 21वां, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कि मूल संविधान जब थी तो उसमें कितनी भाषाएं थी? वह 14 भाषाएं थी। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह भाषा 15 हो गई थी। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या कहाँ पहुंच गई? यह संख्या पहुंच गई थी 18। ठीक है, हो गई। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में इसे बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिए जाने के बाद ये 18 4 कितना हो गया? संख्या बढ़कर के 22 हो गई। अब हम लोग अगले पार्ट में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगला पार्ट नंबर हम 32 पे ही रोकना चाहेंगे। अगले पार्ट में एक एक आर्टिकल में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से एक आर्टिकल के अंतर्गत कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को कैसे उठाया जाता है और कैसे प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसी तरीके से
हमारी वीडियो को देखते रहिए, उससे लाभान्वित होते रहिए। टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण है, इसको बार बार प्ले करिए, उसको देखिए। सुबह सोते समय, सुबह जागते समय जब आप जागे और रात में जब सोते समय अगर उसमें एक बार देख लेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और ये परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। ढेर सारी होली की शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।